नमस्कार दोस्तों। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ये हमारी 7वीं क्लास है। इसमें हम कुछ बचे कुचे टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो हमने पिछली क्लास में छोड़ दिए थे, पिछली क्लास तक। ठीक है, छोटी क्लास होगी, ये ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। इसमें जो टॉपिक है ये बेसिकली पॉलिटी के टॉपिक हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिया हुआ है और हमारे लिए अच्छा ही है, मेरे लिए अच्छा है, पढ़ाने में आसान जाएगा। टॉपिक क्या है? संसदीय, अध्यक्षात्मक, एकात्मक और संघात्मक शासन। तो चार चीज़ें इसमें हमको समझनी है। संसदीय शासन क्या होता है, अध्यक्षात्मक शासन क्या होती है, एकात्मक क्या होता है और संघात्मक क्या होता है। तो ये चार कॉन्सेप्ट हमको देखना है। शुरू करते हैं संसदीय शासन से। इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब देखो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे देश में है ना, मतलब तो नहीं है ये, हमारे देश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है या संसदीय शासन है। अब इसकी परिभाषा समझते हैं। जहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब भाई, कार्यपालिका क्या होती है? तो देखो, हम लोग हर हर 5 साल में विधायिका को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं ना। जैसे संसद में हम लोग, पार्लियामेंट में हम लोग अपने 545 मेंबर्स को चुनते हैं, मान लीजिए। अब ये 545 मेंबर्स में ना, इन्हीं में से कुछ लोग बनते हैं, क्या बनते हैं भाई? इन्हीं में से कुछ लोग बनते हैं, मंत्री बन जाते हैं, मंत्री। मंत्री परिषद बनती है। मंत्री परिषद इसी से बनती है, इसका लगभग 15%। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये 15% इसकी सीमा होगी, अधिकतम सीमा, ये किस संविधान संशोधन में कहा गया है ना। ये अभी एक, आज से 20-22 साल पहले एक संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है, उसमें ये कही गई है ये बात। आप लोग कमेंट में बताइएगा, नहीं तो अगली क्लास में बात कर ही लेंगे। तो मंत्री परिषद में से कुछ लोग, जैसे पीएम बनता है, प्रधानमंत्री बनते हैं, इसी में से कुछ रक्षा मंत्री बनते हैं, अलग अलग मंत्री बनते हैं। और यही लोग क्या है, यही फैसला लेते हैं देश के लिए। जैसे अभी जो पाकिस्तान के साथ हमारी झड़प हुई, उसका फैसला ये किए प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, इन्हीं लोग करते हैं। अब मान लीजिए ये प्रधानमंत्री और ये जो मंत्री परिषद है, ये सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? देखिए, इनडायरेक्टली जनता के प्रति तो उत्तरदायी हैं इन लोग, लेकिन डायरेक्टली किसके प्रति उत्तरदायी होंगी? इन 545 मेंबर्स के प्रति। ये क्या कहलाते हैं? ये 545 हैं, ये विधायिका है ना, 545। और इसके प्रति ये जो कार्यपालिका है, ये उत्तरदायी होती है। ये कौन सी व्यवस्था है? ये है संसदीय व्यवस्था, जिसमें कार्यपालिका या मंत्री परिषद विधायिका या संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। देखो, ये हमारे नेशनल लेवल पे भी है, केंद्र स्तर पे भी है, और 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 हमारे राज्य स्तर पे भी है। राज्यों में भी जो जो यहाँ की कार्यपालिका है, जो मंत्री परिषद है राज्य विधानसभा की, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो कहाँ कहाँ, किन किन देशों में ये पाया जाता है? भारत में पाया जाता है, ब्रिटेन में पाया जाता है, कनाडा में पाया जाता है। हमने ब्रिटेन से लिया, ठीक है। तो इसकी कुछ विशेषताएं होंगी, देख लेते हैं भाई। और विशेषताएं समझेंगे, उसके बाद थोड़ा और इसको डिटेल में समझेंगे धीरे धीरे। विशेषता पहली तो है द्वैत कार्यपालिका, ठीक है। अब द्वैत कार्यपालिका क्या होता है भाई? ऐसे देशों में आमतौर पे दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, जिसको दो प्रकार की होती है। एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, और एक होती है वास्तविक। अब नाम मात्र की और वास्तविक में क्या अर्थ है? देखिए, नाम मात्र की कार्यपालिका मतलब जो देश का प्रमुख होता है, लेकिन उसके पास शक्तियां नाम मात्र की होती हैं। जैसे कौन है भाई? हमारा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका किसके पास होती है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। तो द्वैत कार्यपालिका होती है इसमें। संसदात्मक व्यवस्था में राज्य का प्रमुख नाम मात्र का कौन होता है? राष्ट्रपति या राजा भी होता है, जैसे ब्रिटेन में। और सरकार का प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो ये तो इसकी एक विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता होता है मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। अब सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि मान लीजिए, एक तो वो व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति, मंत्री जो होते हैं। दूसरा, वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि कोई सा
कोई सी आर्म डील हुई, ठीक है, जैसे बोफोर्स हो गया, आर्म डील हुई ऐसे लिख लेते हैं कोई। अब ये आर्म डील हुई और इसमें ऐसा पता चला कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, कई करोड़, एक आध हजार करोड़ का घोटाला हुआ है इस आर्म डील में। अब इसमें कौन फंसना चाहिए? वैसे तो विदेश मंत्री को फंसना चाहिए था, रक्षा मंत्री को फंसना चाहिए था, लेकिन जो विपक्षी दल है वो सरकार के खिलाफ क्या ले आया भाई? अविश्वास प्रस्ताव ले आया। और अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है, सरकार के फिर अविश्वास प्रस्ताव आया तो उसमें वोटिंग हुई, और मान लीजिए कि सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई, तो इस आर्म डील के कारण, मतलब इस क्या बोलते हैं, रक्षा मंत्री की वजह से पूरी सरकार गिर जाएगी, पूरी पूरी सरकार गिर जाएगी उनकी। तो मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है किसके प्रति? विधायिका के प्रति, कि आप अगर कोई गलती कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप बस हटोगे भाई, आपकी पूरी सरकार गिर सकती है। ठीक है, प्रधानमंत्री अगर गिरा तो उसकी पूरी मंत्री परिषद गिरती है। ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं विधायिका के प्रति। अगली बात, विधायिका भंग हो सकती है। ठीक है, इसमें विधायिका भंग हो सकती है। देखिए मान लीजिए विधायिका एक तो 5 साल हो गया, ठीक है, या फिर बहुमत साबित नहीं कर पाए वो, ठीक है, तो विधायिका और भी रीजन दिए हुए हैं पॉलिटी जब आप पढ़ते हैं तो विधायिका भंग हो सकती है। विधायिका को भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगी। राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, विधायिका में बहुमत का महत्व है, ये तो हम देख ही लिए कि अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, अगर आपके पास बहुमत नहीं है तो आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। अब अब संसदात्मक व्यवस्था में क्या होता है भाई? तो इसमें होता है कि जो नागरिक होते हैं वो अपने एमपी चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं। ये जो एमपी हैं, जो जो एमपी चुनते हैं, फिर जो संसद में जिस पार्टी का पास बहुमत होता है, बहुमत वाली पार्टी अपना प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल बनाती है, और राष्ट्रपति औपचारिक मुखिया होता है, वो इनको नियुक्त करता है। तो ये व्यवस्था होती है किसमें? पार्लियामेंट्री सिस्टम या फिर संसदात्मक व्यवस्था में। अब अगला देख लेते हैं, एक बार इन सबको ऐसा बेसिक देख लेते हैं, फिर इनकी कमियां क्या हैं और इनमें अच्छी बात क्या है वो एक साथ देख लेंगे एक चार्ट में हम लोग। इजी जाएगा, जिससे समझने में, तुलनात्मक अध्ययन करने में इजी जाएगा, है ना। अध्यक्षात्मक शासन क्या होता है भाई? ये होता है अमेरिका में पाया जाता है। पहली बात तो अमेरिका में, ब्राज़ील में, अगर विकासशील देशों में देखो जाए तो ब्राज़ील में है, अमेरिका में है। इसमें क्या होता है, कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। एक प्रिंसिपल पे हमने बात किया था जिसको बोलते हैं शक्तियों का पृथक्करण। सेपरेशन ऑफ पावर, है ना। ये शक्तियों का पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देता है कि कार्यपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, उसकी अलग शक्तियां हैं, और विधायिका बिल्कुल अलग है, उसकी अलग शक्तियां हैं, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ये कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। ठीक है, अब इसमें क्या विशेषताएं हैं इसकी, उसको हम समझते हैं। पहली विशेषता तो होती है कि यहाँ द्वैत कार्यपालिका नहीं होती बल्कि एकल कार्यपालिका होती है। एकल कार्यपालिका मतलब क्या है भाई? कि जो देश का राष्ट्रपति होता है वही वास्तविक प्रमुख भी होता है, और वही सरकार का भी मुखिया होता है और देश का भी मुखिया होता है। ऐसे समझिए कि वही सरकार व राज्य दोनों का मुखिया होता है, दोनों का प्रमुख होता है। हमारे देश में क्या है कि सरकार का प्रमुख तो प्रधानमंत्री है, लेकिन देश का प्रमुख कौन है भाई? देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ का राष्ट्रपति दोनों दोनों होता है। दूसरी बात, इनका निश्चित कार्यकाल होता है, मतलब कि मान लीजिए 5 साल के लिए, वहाँ तो अमेरिका में 4 साल के लिए बंद चुन के आते हैं, 4 ईयर। तो मान लीजिए उस 4 साल के लिए चुन के आए हैं, तो 4 साल तब तक नहीं हट सकते जब तक उनके खिलाफ महाभियोग ना आ जाए, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ना आए। तो इनका निश्चित कार्यकाल होता है, विधायिका द्वारा इनको हटाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन वहाँ की पार्लियामेंट चाहे और ट्रंप को हटा दे, इजिली नहीं हटा सकते आप। आपकी मन मर्जी से बहुमत, आप मान लो ट्रंप की पार्टी का बहुमत नहीं रह गया विधायिका में वहाँ की, तो ट्रंप नहीं हटेगा। वहाँ पे यदि ट्रंप को हटाना है तो उसके लिए महाभियोग प्रस्ताव लाना होगा। ठीक है, तो ये तो एक सिस्टम हो गया वहाँ का कि निश्चित कार्यकाल होता है भाई उसका। अगली बात, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के पृथक्करण की सिद्धांत है वहाँ पे। अब शक्तियों का पृथक्करण तो हम अभी देख लिए पहले कि शक्तियों का पृथक्करण है। अगली एक और चीज़ है चेक एंड बैलेंस। अब ये चेक एंड बैलेंस क्या होता है? चेक एंड बैलेंस मतलब होता है कि यहाँ पे देख लीजिए इस चित्र से, देखिए जो अध्यक्षात्मक शासन है वहाँ पे
जो यहाँ पे एक ही लिख दिया क्या मैं, स्वतंत्र कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका होगा यहाँ पे, है ना। देखिए, तो यहाँ विधायिका, जो राष्ट्रपति है वो रियल हेड होता है, उसके पास बहुत पावर्स होती हैं, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन में क्या है, तीन चीजें हैं, मान लीजिए ये हो गया कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जैसा कि आप देख पा रहे हो, तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। कार्यपालिका का काम क्या है, रूल को लागू करना, इनका काम है कानून बनाना, इनका काम है कानून में कमी अमी है तो उसको ठीक करना। अब मान लीजिए कि कार्यपालिका जो है उसको विधायिका सीधे राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती, लेकिन हाँ, सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का पृथक्करण है, लेकिन एक दूसरे पे अंकुश भी लगा के रखते हैं लोग, चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं। अब कैसा चेक एंड बैलेंस, कि ये विधायिका चाहे तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला सकती है, तो राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा देश के खिलाफ कुछ करेगा तो महाभियोग आ जाएगा, उस पर बैलेंस होगा। न्यायपालिका चाहे तो राष्ट्रपति के खिलाफ वहाँ पे मुकदमा चल सकता है, ठीक है। विधायिका न्यायपालिका में कुछ बदलाव कर सकती है, वैसे तो न्यायपालिका में बदलाव इतना आसान नहीं है, लेकिन कर सकती है क्योंकि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति विधायिका के पास है, तो ये न्यायपालिका पे भी कंट्रोल करके रखेगी, न्यायपालिका एकदम अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगी, ठीक है। न्यायपालिका विधायिका पे कंट्रोल करके रखती है कि विधायिका कोई भी कानून ना बना पाए। राष्ट्रपति विधायिका पे कंट्रोल रखता है कि भाई एकदम उल्टा सीधा ना कानून बनाए विधायिका, ठीक है। तो देखो, एक तरह से सब एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, लेकिन एक दूसरे से बैलेंस्ड भी हैं, और इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस, ठीक है, नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत, जो कि इसमें काम करता है। तो ये दो सिस्टम हम लोग देख लिए। अब दो चीज़ें और देखेंगे, एकात्मक और संघात्मक क्या होता है। देखो भाई, एकात्मक क्या होता है कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक देश में एक जैसा कल्चर है, एक देश है, ये एक देश हुआ, यहाँ एक जैसा कल्चर है, एक जैसी संस्कृति है इनकी, एक जैसी इनकी भाषा है, ठीक है, एक जैसी भाषा बोलते हैं, मान लीजिए फ्रेंच बोलते हैं लोग, पूरे देश में फ्रेंच चलती है, ठीक है। एक जैसी संस्कृति, एक जैसा धर्म हो गया मान लो, ठीक है, एक जैसी जियोग्राफी हो गई, मतलब कि, है ना। तो अब ऐसे देश में 10 प्रकार की व्यवस्थाएं बनाने की क्या ज़रूरत है, कि केंद्र स्तर पे अलग सरकार बनाओ, फिर राज्य स्तर पर अलग सरकार बनाओ, फिर गांवों में अलग पंचायत बनाओ, ऐसी इसकी क्या ज़रूरत है। जब जब चीज़ें एक ही जैसी हैं, तो एक जैसा जब जियोग्राफिकल लोकेशन है, तो आप एक ही सरकार चला लेगी देश को। तो इसको बोलते हैं कि अगर ये सब चीज़ें एक जैसी हुई, तो कई बार ऐसे देशों में हमको एकात्मक शासन देखने को मिलता है। अब भाई, एकात्मक शासन क्या होता है, तो जब समस्त शक्तियां केंद्र में निहित होती है, राज्यों के पास स्वायत्तता नहीं होती, राज्य बहुत कमजोर होते हैं, और सारी शक्ति किसके पास होती है, वहां के केंद्र के पास। मतलब ये मान लीजिए देश है, और ये पूरा देश केंद्र से चलता है, तो केंद्र पूरे देश को कंट्रोल में रखता है, चलाता है। इसको क्या बोलेंगे, एकात्मक शासन बोलेंगे। ये कहाँ देखने को मिलता है, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, इन देशों में ये देखने को मिलता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं होंगी, तो क्या होंगी वो देखते हैं। पहली विशेषता तो ये है कि इनका एकल संविधान होता है। अब एकल संविधान का मतलब है कि पूरे देश का एक संविधान होगा, राज्यों के लिए अलग से संविधान नहीं होगा। देखिए, पूरे देश में एक संविधान होगा, तब तो पूरे देश को एक तरह से चलाएगा केंद्र, तो एक संविधान होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भारत में भी तो एक संविधान है, तो हाँ, भारत में भी एक संविधान है और राज्यों को स्वायत्तता मिली हुई है, लेकिन भारत में तो संघात्मक व्यवस्था, ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। और अमेरिका एक तरह से प्योर हमको संघात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है, एकदम ठीक है, शुद्ध संघात्मक व्यवस्था देखने को अमेरिका में मिलती है। अमेरिका में द्वैत संविधान है, राज्यों के अपने संविधान हैं और केंद्र के अपने संविधान हैं, राज्यों के भी अपने संविधान है, अलग अलग राज्यों के, ठीक है। तो इसकी क्या विशेषता भाई एकल शासन की, कि एकल संविधान होगा, पूरे देश का एक संविधान होगा। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों पर नियंत्रण रखा जाएगा, कि राज्यों पर नियंत्रण कौन रखेगा, केंद्र रखेगा। राज्य केवल प्रशासनिक इकाइयां होंगी। देखो भाई, पूरे देश को चलाना है तो एक केंद्र, मतलब मान लीजिए बहुत बड़ा देश है, तो उसको कुछ कुछ टुकड़ों में हम बांट देंगे, जरूर टुकड़ों में बांट देंगे, और वहाँ पे अलग अलग राज्य जरूर बना देंगे, लेकिन वो जो राज्य हैं वो केवल प्रशासनिक इकाई हैं।
उनके पास ज़्यादा शक्ति वक्ति नहीं होगी, केवल वो एग्जीक्यूशन का काम करेंगे, केंद्र की योजनाओं को लागू करने के लिए काम करेंगे। संविधान संशोधन बहुत सरल है, बहुत इजीली आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, बहुत इजीली। मतलब कि इतना इजीली आप संविधान में संशोधन क्यों कर सकते हो? क्योंकि केंद्र के पास पूरी शक्ति है ना, और आप जब पूरी शक्ति केंद्र के पास दे दोगे तो संविधान बदलना भी आसान रहेगा उसके लिए। तो संविधान संशोधन बहुत सरल होता है ऐसे देशों में। ब्रिटेन में पुराने ज़माने में कहावत चलती थी कि पुरुष को महिला और महिला को पुरुष नहीं बना सकती वहाँ की जो संसद है, वहाँ की पार्लियामेंट है, बाकी सारे काम कर सकती है। मतलब इतनी पावरफुल थी वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन। और अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो महिला को पुरुष और पुरुष को महिला भी बना देगी अगर चाहे तो। लेकिन इतना पावरफुल है वहाँ की। तो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, इन देशों में ये व्यवस्था देखने को मिलती है। अब संघात्मक शासन क्या होता है भाई? संघात्मक शासन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई देश है जहाँ पे अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन के है, कई राज्य एक होकर एक संघ बनाए। जैसे अमेरिका में, अमेरिका के 50 राज्य मिलके एक संघ बनाए, एक देश बनाए, इसीलिए यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो जब 50 राज्य मिलकर अमेरिका को बनाए, तो उन राज्यों को भी तो स्वायत्तता होनी चाहिए ना, तो होनी चाहिए भाई। तो इसीलिए उन्होंने निर्णय किया कि भाई हम मिल के तो एक राज्य, एक देश बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास स्वायत्तता भी होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आया कि ठीक है, आप एक काम करो, आप अलग अलग रहोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे वाला है। तो छोटे छोटे अलग अलग देश रहोगे तो आपको कोई भी लूट लूट खसोट लेगा, गुलाम बना लेगा। तो एक काम करो कि आप सब एक साथ आ जाओ और एक देश बना लो, ठीक है। और यहाँ पे अब पूरे देश को चलाने के लिए एक वहाँ कैपिटल बना लो जिसमें केंद्र सरकार रहेगी, ठीक है। ये जैसे वाशिंगटन डीसी है। बट जो राज्य हैं उनके पास भी स्वायत्तता होनी चाहिए भाई। सिक्योरिटी का काम ये देखे, केंद्र देखे, ठीक है। कनेक्टिविटी केंद्र देखे। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, ये सब केंद्र देखे, लेकिन जो स्थानीय मतलब बाकी काम देख लेगा राज्य। तो ये क्या कहता है संघात्मक शासन, कि शक्तियाँ केंद्र व राज्यों के बीच विभाजित होगी। पूरी शक्ति केंद्र को नहीं देंगे, राज्यों को भी देंगे। तो सबसे पहले ये देखने को मिला हमको अमेरिका में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, भारत में भी देखने को मिलता है ये। इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं, पहली तो द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय विधायिका मतलब का मतलब है कि दो सदन होंगे विधायिका के। कैसे? जैसे हमारे देश में आपको देखने को मिलेगा कि दो सदन है ना, एक तो लोअर हाउस है, ठीक है, अपर हाउस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा लोकसभा और राज्यसभा, है ना। तो लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है हमारे देश में, इसको कहते हैं द्विसदनीय विधायिका। ऐसे ही अमेरिका में भी है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी है, भारत में भी है। दूसरी बात, लिखित और कठोर संविधान होगा। देखो ऐसे देशों में लिखित संविधान होता है। अब लिखित क्यों होता है भाई? लिखित का जरूरत इसलिए पड़ा है कि मान लो केंद्र किसी दिन ये बोले कि हम नहीं मानते संघात्मक व्यवस्था को, तो वो राज्य आएगा और दिखाएगा कि भैया देखो आपने संविधान में लिखा हुआ है। वो कोर्ट जा सकता है राज्य की, संविधान में ये लिखा हुआ है। तो अगर लिखित संविधान नहीं होगा ना तो अव्यवस्था होगी। और कठोर संविधान होने की ये जरूरी इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार एकाएक संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकती। संविधान में परिवर्तन करने के लिए मान लो कोई ऐसा संविधान संशोधन आता है जिसमें राज्य की शक्तियां कम होती हैं, उसमें क्या होगा, उसमें राज्यों की सहमति जरूरी होगी। तो हमारे देश में होता है कि आधे से अधिक राज्यों की उसमें सहमति चाहिए। तो लिखित और कठोर संविधान होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। मान लीजिए भाई कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपनी शक्तियों से आगे बढ़ के कुछ काम कर रहे हैं, तो न्यायपालिका उन पर नियंत्रण रखेगी। तो संघीय विवादों का निपटारा करेगी न्यायपालिका, तो स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि भारत संघीय है कि एकात्मक, तो भारत अनुच्छेद 1 में कहा गया था कि अ, भारत राज्यों का संघ होगा। लेकिन कुछ शक्तियां, हमको भारत जब बना तो उस समय परिस्थितियां ऐसी थी और हम लोग मजबूरी से एक नहीं हुए। अम्बेडकर जी कहते हैं कि हम लोग मजबूरी के कारण एक नहीं हुए हैं, जैसा अमेरिका हुआ है। हमारे जो राज्य हैं वो अपनी मर्जी से एक हुए हैं, और इसीलिए अमेरिका जैसा संघ नहीं है हमारा देश। हमारे देश एकात्मकता और संघात्मकता का मिश्रण है। कुछ लक्षण हमको एकात्मक शासन के देखने को मिलते हैं, कुछ संघात्मक के देखने को मिलते हैं हमारे देश में। तो उस पे हम पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो डिटेल से फेडरलिज्म को पढ़ेंगे,
संघवाद को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पॉलिटी की क्लासेस शुरू होंगी, अभी तुरंत नहीं करेंगे शुरू, कुछ समय बाद करेंगे। अब इनकी लाभ और हानियां देख लेते हैं भाई, तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। लाभ और हानियां। अब संसदात्मक व्यवस्था की क्या लाभ है? इससे उत्तरदायी सरकार होती है, सरकार मनमानी नहीं करती। संसदीय व्यवस्था में सरकार मनमानी नहीं कर पाती, जो विधायिका है उसका नियंत्रण होता है सरकार पे, मनमानी नहीं कर पाती। लोक इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। देखो, जो संसद के सदस्य हैं उनको हम चुन के भेजे हैं, तो क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि हैं तो वो हमारी हमारी इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, सरकार हमारी इच्छा के खिलाफ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती। लचीलापन होता है। अब लचीलापन इसलिए होता है कि कोई भी कानून तुरंत नहीं बन जाता, तुरंत नहीं बन जाता कोई भी कानून, क्योंकि देखो लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में आएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तुरंत कोई कानून नहीं बनता। ठीक है, और सभी वर्गों को साथ में लेके कानून बनाना पड़ता है, थोड़ा लचीला रहता है। पीएम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में टीम वर्क है, अकेला राष्ट्रपति निर्णय नहीं लेता बल्कि सब मिलजुल के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निर्णय लेते हैं, तो निर्णय भी अच्छा होता है। अब हानियां क्या है भैया इसकी? इतना ही अच्छा था तो अमेरिका क्यों नहीं अपनाया इसको? कुछ हानियां होंगी। पहली हानि तो है अस्थिरता। और 1990 के दशक को आप देख लो, भारत के आपको समझ आ जाएगा कि अस्थिरता किसको बोलते हैं। उस समय ऐसा था कि एक बार किसी की सरकार बनी, एक साल बाद सरकार गिर गई, फिर दूसरा प्रधानमंत्री आया, फिर तीसरा प्रधानमंत्री आया, सरकार ही गिर रही है, सरकार गिर रही है, लगातार चुनाव हो रहे हैं। अब ऐसे में देश पूरा चुनाव मोड में रहेगा, कोई अच्छे कठोर निर्णय नहीं लेगा, कोई भी प्रधानमंत्री कठोर निर्णय लेने से बचेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरी सरकार गिर सकती है, दूसरा दल मेरे से अपना जो भी सहयोग है वो वापस ले लेगा, तो अस्थिर सरकार रहती है। और समझिए ना, आपका मान लो कहीं ट्रांसफ़र हुआ और आपको ये डर है, आप अधिकारी बने और आपको हमेशा ये डर लगा रहेगा कि आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो आप थोड़ी ना कोई कठोर निर्णय ले पाओगे। जब आपको एक श्योरिटी मिलेगी भाई तुम 5 साल तक यहीं रहोगे, कुछ नहीं निकाले जाओगे, तब आप कठोर निर्णय लोगे। लेकिन ये अस्थिर होती है थोड़ी सी, इसके लिए कि लोग कठोर निर्णय नहीं ले पाते। गठबंधन राजनीति का दबाव होता है। देखो, 2 3 4 दल मिलके सरकार बनाते हैं। अब 4 दल मिलके सरकार बनाए हैं ना, तो सभी दलों की जो इच्छा है उसको पूरा करना पड़ता है। और इस वजह से सरकार कोई ऐसे देश हित में निर्णय नहीं ले पाती। कई बार लोक लुभावन निर्णय लेने पड़ते हैं, क्योंकि इनको अपनी पार्टी की सरकार बनाना है, तो इन लोग कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली माफ़ करेंगे, ऐसे लोक लुभावन निर्णय लेंगे जिससे उनको वोट मिले। देश हित में, राष्ट्र हित में क्या सही है वैसे निर्णय लेने से कई बार लोग चूक जाते हैं। राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं वो नाम मात्र की होती हैं, ये भी इसकी हानि है। अब अध्यक्षात्मक को देख लेते हैं भाई। अध्यक्षात्मक में एक अच्छी चीज है कि ये स्थायित्व होता है, कि राष्ट्रपति अमेरिका के 4 साल के लिए चुन के आता है ना, तो 4 साल तक वो हटता नहीं है। एक अच्छी बात ये भी कई बार देखने को मिलती है कि वो लगभग 2 टर्म पूरा कर लेता है, 8 साल तक राष्ट्रपति रहता है। और 8 साल तक एक आदमी राष्ट्रपति है और उसको कोई हटाने वाला नहीं है, तो सोचिए कितने कठोर निर्णय ले सकता है वो। अब ट्रंप को ही देख लीजिए, वो कुछ भी निर्णय ले रहा है क्योंकि उसको पता है कि अभी 4 साल तो वो जाने नहीं वाला है ना। स्पष्ट नेतृत्व होता है, कि राष्ट्रपति स्पष्ट नेता होता है देश का। शक्तियों का पृथक्करण होता है, हम देख ही लिए इसको। और नीतियों की निरंतरता होती है, जो पॉलिसी बन गई उसको कंटिन्यू किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि अपने अपने दल के लिए कोई पॉलिसी बनी, अगला आया हटा दिया, नीतियाँ निरंतर चलती हैं। कमी क्या है इसमें? तानाशाही की संभावना होती है। राष्ट्रपति इतना शक्तिशाली कई बार हो जाता है, ट्रंप जैसे लोग, कि वो तानाशाही में उतर जाते हैं कि भाई अब मैं आ गया, 4 साल तक मेरे को कोई हटा नहीं सकता, तो मैं जो मर्जी वो करूँगा। संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होते वो। सत्ता संघर्ष भी होता है पार्टियों के बीच, और राष्ट्रपति को हटाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, ये भी इसकी कमी है। अब अगली व्यवस्था देख लो, एकात्मक शासन। एकात्मक शासन में अच्छी बात यह है कि नीतियों में एक रूपता होती है। भाई नीतियों में एक रूपता क्यों होगी? कि इतना बड़ा देश है और केंद्र सारे देश के लिए पॉलिसी बना रहा, तो नीतियां एक ही जैसी होगी पूरे देश में। ठीक है। प्रशासनिक सरलता होती है। अब सारे देश के लिए एक पॉलिसी है, तो प्रशासनिक सरलता है भैया, कोई चिंता नहीं है। केंद्रित निर्णय शक्ति। अब एक केंद्र से पॉलिसी अगर बन रही है तो उसके पास पूरी पावर होगी, केंद्रित निर्णय शक्ति होती है, ये तो अच्छी बात है।
सामाजिक समरसता, पूरे देश में एक जैसा कल्चर होगा, एक जैसी भाषा होगी। अब हमारे जैसे जैसे लड़ेंगे नहीं कि मराठी बोलो, तुम हिंदी बोलो, तुम तेलुगु बोलो, नहीं, लड़ाई झगड़ा, शांति से रहते हैं यहाँ पे। तो बढ़िया देश, बढ़िया चलता है देश। कमियां क्या है? राज्यों की उपेक्षा की जाती है, राज्यों के पास शक्ति ही नहीं होती। ठीक है। केंद्रीकरण से तानाशाही का खतरा है, कई बार ऐसा होता है कि केंद्र सरकार तानाशाही ला सकती। स्थानीय नवाचार बाधित हो सकता है। अब भाई पूरा निर्णय अगर केंद्र सरकार ले रही तो राज्यों के पास कोई शक्ति ही नहीं है। अब मान लीजिए कि हमारे छत्तीसगढ़ की कोई समस्या है जो केवल हम लोगों को पता है, वो समस्या केंद्र सरकार को तो पता नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि केंद्र सरकार उस समस्या को ध्यान में रख के निर्णय ही ना ले पाए। अगर छत्तीसगढ़ के पास शक्ति होगी तब वो स्थानीय नवाचार कर पाएगी, अपने राज्य के लिए फैसले ले पाएगी कुछ क्रिएटिव। लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार के पास पूरी शक्ति है तो क्रिएटिव पॉलिसीज बन नहीं पाती हैं, स्थानीय नवाचार आता नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं संघात्मक प्रणाली जो हमारे देश में, मतलब हमारे देश में मैं आपको पहले ही बताया कि एकात्मकता और संघात्मकता का मिश्रण है। ठीक है। अब देखिए एक संघात्मक में क्या है, विविधता में एकता होती है, अलग अलग राज्य होते हैं, अलग अलग वर्ग होते हैं, तब भी सब मिल के एक देश बनाते हैं। स्थानीय स्वायत्तता होती है, स्थानीय स्तर पे भी नियम निर्णय बनाने की शक्ति होती है। विकेंद्रीकरण होता है, मतलब भाई ये चित्र को बदल दो, ये केंद्र सरकार है लेकिन सभी राज्य मिलके फैसले करते हैं, तो विकेंद्रीकरण होता है। और संवैधानिक संतुलन होता है कि संविधान संतुलित होता है, ये संघात्मक प्रणाली की विशेषता है। शक्ति संघर्ष होता है कई बार इसमें सेंटर स्टेट के बीच। अब आप बंगाल का उदाहरण ले लो, बंगाल में ममता बनर्जी मान ही नहीं रही मोदी जी जो बोल रहे हैं, तो दोनों बंगाल और केंद्र सरकार के बीच शक्ति संघर्ष है। केंद्र सरकार वहाँ सीबीआई भेज रही, वहाँ की पुलिस उसको पकड़ ले रही, मतलब मजाक चल रहा है बढ़िया से। और इससे शक्ति संघर्ष के कारण अल्टीमेटली घाटा वहाँ की जनता को हो रहा है, क्योंकि उनको कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है ना। तो शक्ति संघर्ष होता है। नीतियां असंगत होती हैं, देखिए अगली बात, नीति असंगत होती है मतलब केंद्र की कुछ और पॉलिसी है, राज्य की कुछ और। क्षेत्रीय असमानता हो जाती है। अब बिहारियों के साथ क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र वाले बोल रहे हैं कि तुम लोग बहुत पिछड़े हो, तुम लोग यहाँ आते हो और अपराध करते हो और ऐसा करते हो वैसा करते हो। अब भाई क्षेत्रीय असमानता का प्रमुख कारण संघात्मक शासन व्यवस्था भी है। तो ये एक क्षेत्रीय असमानता हो जाती है। वित्तीय विषमता हो जाती है ना, अलग अलग क्षेत्र, कोई क्षेत्र अमीर हो जाता है, कोई गरीब हो जाता है। ठीक है। तो ये इसकी कमी है। तो ये वाला टॉपिक हो गया हमारा। अब हम अपने आखिरी टॉपिक पे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर या शक्तियों का पृथक्करण। अब हम लोग ये तो देखे, पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा देखे शक्तियों का पृथक्करण क्या होता है, अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यह प्रस्तावित करता है कि राज्य के तीनों शाखाएं, अब राज्य की तीन शाखाएं होती हैं भाई, राज्य की तीन शाखाएं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राज्य की तीन शाखाएं अलग अलग हों, स्वतंत्र हों, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बोलता है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग हों, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। ठीक है। इससे सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है, ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं हो पाता। अब पूरी शक्तियां किसी एक के पास होगी ना, तो सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है, तो सत्ता का दुरुपयोग को रोकता है और नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का बेसिक परिभाषा तो ये है, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। विधायिका कानून बनाती है यहाँ पे। अब कानून बना दी मान लो, अब कानून बनाने से थोड़ी काम चलेगा, कानून को लागू भी तो करना है। मान लीजिए ये बना दी कि भाई 100 दिन की मजदूरी किसी भी गरीब को देनी है, या फिर ये कानून बना दी कि हर 14 साल तक की उम्र के बच्चे को अ, शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है। अब बच्चा स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा, उसको एडमिशन कराना है, क्या व्यवस्था करना है, ये काम विधायिका नहीं देखती, मंत्री नहीं देखते, मतलब नेता नहीं देखते। ये काम कौन देखते हैं भाई? ये काम देखती है कार्यपालिका, लागू करती है, कानूनों को लागू करते हैं, वहाँ के कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, वहाँ के जो एसडीएम हैं, कानूनों को लागू करते हैं ये। ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कानूनों को लागू करने में कुछ गड़बड़ी करें उन लोग, या फिर
कानून को लागू करने में गड़बड़ी कर सकते हैं या फिर कानून में कुछ कमी हो। तो ये देखने का काम कौन करता है, या कानून की व्याख्या का प्रश्न आया तो ये देखती है न्यायपालिका। तो शक्तियों का पृथक्करण है, तीनों की शक्तियां अलग अलग हैं, स्पष्ट विभाजन किया गया है, और इसे ही कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण। आप लोग को एकदम स्पष्ट हो गया होगा शक्तियों का पृथक्करण होता क्या है। अब ये एकदम से नहीं आया ये विचार, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जॉन लॉक के विचारों में। 17 सेंचुरी में जॉन लॉक करके एक फिलोसफर हुए इंग्लैंड में, और उन्होंने शक्तियों के पृथक्करण जैसी अवधारणा दी, लेकिन स्पष्ट नहीं थी उनकी अवधारणा, इसलिए उनका नाम यहाँ पे दिख, अरे है क्या यार लेकिन है थोड़ा सा है इनका नाम नागरिक स्वतंत्रता की, तो इनका नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत पहले दिए थे, 17 सेंचुरी में दिए थे। 1689 में इनकी बुक आई थी, टू कॉन्सेप्ट ऑफ टू ट्रिटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, ऐसे करके उसका बुक का नाम था, टू ट्रिटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, मैं भूल जाता हूँ। उस बुक में इन्होंने बात की थी जॉन लॉक ने, लेकिन वो उतनी स्पष्ट बात नहीं थी, इसलिए ज़्यादा ध्यान देते नहीं है इन पे। ढंग से बात करने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम जुड़ता है शक्ति के पृथक्करण से, उनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। ये सबसे सही सिद्धांत दिए, इनकी बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज, 1748 में शक्ति पृथक्करण की स्पष्ट संकल्पना दी है। उन्होंने कहा पावर शुड बी अ चेक टू पावर, ठीक है, तो उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। जॉन लॉक क्या बोल रहे हैं भाई, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा हेतु शासन की शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में बांटना चाहिए, ऐसी बातें ये भी की है। ब्लैक स्टोन एक ब्रिटिश संविधान के बहुत बड़े थिंकर थे। ब्रिटिश संविधान में शक्ति पृथक्करण के मौलिक तत्वों का समर्थन किया, और ये भी बोले कि शक्ति पृथक्करण होना चाहिए। तो ब्लैक स्टोन भी यही बात कर रहे हैं। ब्लैक स्टोन बहुत बड़े न्यायविद हैं, ठीक है। और जब आप एक थिंकर का नाम सुनोगे बेंथम, जर्मी बेंथम, तो बेंथम ब्लैक स्टोन के सिद्धांतों के खिलाफ अपनी बात कई कई बातें की है। मतलब इनके बस यही सिद्धांत नहीं है शक्ति पृथक्करण का, ब्लैक स्टोन पूरा कानून पे बुक लिखे हैं अपनी। इसका उद्देश्य क्या है भाई, शक्ति पृथक्करण होगा ना तो निरंकुशता नहीं होगी, तो निरंकुशता को रोकेगा ये। अब निरंकुशता कैसे नहीं होगी, अब मान लीजिए कि पूरी शक्तियां एक ही संस्था के पास है, तो वो जो मर्जी वो करेगी। तो क्या है भाई, आपकी शक्तियां निर्धारित कर दी गई कि आपकी यही शक्ति है, आपको यही करना है, तो निरंकुशता नहीं होगी। न्याय, स्वतंत्रता और कानून का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, कानून से शासन चलेगा, न्याय आधारित शासन होगा, स्वतंत्रता होगी। एक संस्था द्वारा दूसरी संस्था पर अनुचित नियंत्रण नहीं रोका जाएगा, तो सभी संस्थाएं स्वतंत्र होंगी, ठीक है। अब अगली बात यह है कि अरे यार ऊपर हो, शक्ति पृथक्करण बनाम शक्ति का संतुलन। अब ये क्या होता है, बैलेंस, सेपरेशन वर्सेस बैलेंस ऑफ पावर। एक चीज होती है सेपरेशन ऑफ पावर, कि तीनों की शक्तियों को अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है। ठीक है, पहली बात यह होगी कि मान लीजिए कोई कंपनी है, वहां पे कर्मचारियों की शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया, कि एक कर्मचारी के पास है लेबलिंग करना, तो वो लेबलिंग करेगा, दूसरे का काम है ढक्कन लगाना, वो ढक्कन लगाएगा, तीसरे का काम है कि उसमें देखना कि वो सही से बॉक्स बंद है कि नहीं वो देखेगा, तो काम बांट दिया गया। शक्तियों का पृथक्करण तो ये हो गया। शक्ति का संतुलन मतलब होता है कि बैलेंस ऑफ पावर, तीनों एक दूसरे की हेल्प कभी कर रहे हैं, कई बार बैलेंस भी कर रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पावर होता है। तो कुछ देश जैसे ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण पूरी तरह से लागू नहीं है, पूरी तरह से वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, बल्कि बैलेंस ऑफ पावर है। अब बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, संस्थाएं परस्पर सहयोग करते हुए कार्य करती हैं, एक दूसरे का सहयोग भी करती हैं, ठीक है, ब्रिटेन जैसे देशों में। जबकि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण काफी कठोर रूप से लागू है। मतलब अमेरिका में यह देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, इनकी शक्तियां एकदम अलग अलग है। तो ये दो प्रकार की अवधारणाएं हमको थोड़ी सी समझनी है। भारत में क्या है भाई, तो भारत में सिद्धांत पूर्णतः लागू नहीं, भारत में पूरी तरह से शक्ति पृथक्करण नहीं है, आपको भी पता ही है, पूरी तरह से लागू नहीं है, बल्कि सामान्य विभाजन और संतुलन भी भावना में अपनाया गया है। मतलब तीनों की शक्तियां अलग अलग तो है, लेकिन तीनों एक दूसरे को संतुलित भी करते हैं। जैसे विधायिका और कार्यपालिका घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं।
अब जो विधायिका है, विधायिका के अंदर से ही तो कार्यपालिका बनती है। तो विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे पर निर्भर है भाई हमारे देश में। ठीक है। तो विधायिका और कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन संविधान के अनुसार कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में, ठीक है, न्यायिक समीक्षा कर सकती है अगर विधायिका और कार्यपालिका सही से काम नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की थी आपसे, जिसमें बना था एक कानून जिसको बोलते हैं नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगा इसके लिए कानून बनाई संसद। और सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका है, इस कानून को ख़त्म कर दी, बोली कि ये न्यायपालिका के स्वतंत्रता के खिलाफ है। तो न्यायपालिका इन पे विधायिका और कार्यपालिका पे नियंत्रण रखती है, पूरी तरह से शक्तियां पृथक नहीं है इनकी। हमारे देश में ये हालत है। अब आलोचना यह है कि पूर्ण शक्ति पृथक्करण व्यवहारिक नहीं है। अगर आप पूरी तरह से शक्तियों को पृथक्करण कर दोगे तो वो व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, तो हमारे देश में भी नहीं किया गया, इसीलिए शासन की कुशलता के लिए कुछ हद तक सहयोग और समन्वय आवश्यक है। भाई शासन सही से चले देश का, इसके लिए सहयोग और समन्वय बहुत जरूरी है। और कठोर पृथक्करण से निर्माण में, प्रक्रिया में देरी होती है। तो कठोर तरीके से अगर आप कर दोगे तो निर्णय प्रक्रिया में देरी भी होती है। तो ये हो गया। तो बचे हुए टॉपिक हो गए हमारे। अब एक टॉपिक बचा है, छत्तीसगढ़ में प्रशासन ऐसा कुछ है, उसको हम लेंगे आराम से उसकी क्लास। बाकी सारे टॉपिक हो गए आपके, और उसको भी हम लोग ले लेंगे, वो 20 मिनट की एक क्लास होगी। तो बाकी ये ख़त्म हो गया, लोक प्रशासन हमारा ख़त्म हो गया। और अभी आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल चल ही रहा है। और अगला टॉपिक क्या होगा, हम लोग आपका कमेंट देख रहे थे, अलग अलग आप बता रहे थे, हम लोग भी सोशोलॉजी पे काम शुरू कर दिए हैं, है ना। और दर्शन पे भी थोड़ा थोड़ा काम शुरू हुआ है। हाँ, इन्वायरमेंट पे हमारा काम हो ही गया है। पेपर 7 भी हमारा ठीक ठाक हो गया है। तो हम लोग अभी देखते हैं, हमारे पास साइंस के भी हमारे टीचर हैं हमारे पास, तो देखते हैं हम लोग क्या कराएंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, सोमवार से एक क्लास और शुरू हो जाएगी, कल तो छुट्टी रहेगी। ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब शेयर एयर करते रहिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़े। थैंक यू।